नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से है। यहां पर आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। शूटर गुलाम के घर पर पहुंचा है बुलडोजर। देखिए, कहा जा रहा था कि बिना नक्शा पास कराए ये मकान जो है वो बनाया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस लगातार अतीक के गुर्गों को पकड़ रही है, उन पर शिकंजा कस रही है। इस बीच बुलडोजर जो है वो अपनी कार्रवाई करने के लिए पहुंच चुका है। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में देखिए लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो देखिए, लगातार उमेश पाल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शूटर गुलाम के घर पर आज प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। मेहदौरी कॉलोनी में देखिए शूटर गुलाम का घर है, जहां पर पीडीए की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार आपको बता दें कि कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज में 24 फरवरी को दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में उमेश पाल की हत्या की गई थी और उसके 24वें दिन आज शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा है। गुलाम वही है जो उमेश पाल शूटआउट के समय दुकान में सिर पर टोपी पहनकर खड़ा था और विजय चौधरी उर्फ उस्मान द्वारा पहली गोली चलाए जाने के बाद दूसरी गोली उमेश पर दागी थी। फिलहाल देखिए, गुलाम अतीक का बेटा असद, मुस्लिम गुड्डू, साबिर और अरमान जो है वो फरार है। लेकिन इस बीच कार्रवाई लगातार चल रही है। शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर पहुंच चुका है। हमारे साथ सहयोगी दिनेश सिंह जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए लगातार कार्रवाई जो है उमेश पाल हत्याकांड में की जा रही है। शूटर गुलाम के घर पर पीडीए का बुलडोजर पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आरोपित हैं, जिनके कनेक्शंस किसी तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई जारी है और ये 5वीं कार्रवाई है बुलडोजर के एक्शन की। शहर का ये मेंदौरी इलाका है, मेंदौरी उपरहार कहा जाता है। यहाँ पर इस पूरे मामले में जो एक वांटेड शूटर हैं इसके गुलाम मोहम्मद हसन, जिनका पूरा नाम है, उनका यहाँ पर 335 वर्ग मीटर का मकान है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि इन्होंने नक्शा पारित नहीं कराया था, नक्शा पास नहीं किया था और साथ साथ इनका गैंगस्टर भी है और इनके अपराध से अर्जित संपत्ति है। इसी को आधार बनाकर के इनके मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। जी दिनेश, अब तक 3 आरोपियों के घर को जमींदोज किया जा चुका है पीडीए की ओर से। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह पीडीए का जो बुलडोजर है वो पहुंचा है आरोपी गुलाम के यहाँ पर। आगे अभी इस कार्रवाई को लेकर आप क्या जानकारी दे सकते हैं? आगे और कौन कौन से आरोपी जिनके घर पर बुलडोजर गरज सकता है? देखिए, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से अतीक अहमद के 31 गुर्गों की एक लिस्ट तैयार की गई है और उन सभी के जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एक एक करके प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से उनका नंबर आएगा, उनकी लिस्ट रिलीज की जाएगी। अभी फिलहाल जो आज की कार्रवाई है गुलाम मोहम्मद के ऊपर है और उसके बाद में 2 और गुड्डू मुस्लिम हैं और 2 और लोग हैं, साबिर हैं, जिनके मकान के ऊपर ये कार्रवाई होगी। लगातार पीडीए की तरफ से इस पर एक्शन होगा, ये पीडीए के अधिकारियों का कहना है। जी
दिनेश, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशासन वहां पर मौजूद है और बुलडोजर अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहा है, और ये भी कहा जाता है कि ये मकान जो है वो बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। पीडीए की तरफ से पहले ही पुलिस फोर्स को इत्तला कर दिया गया था, लिहाजा पुलिस फोर्स वहां पर आ गई है। आसपास के एरिया को भी बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि ये मुख्य सड़क के बगल का मकान है, लिहाजा आने जाने वालों को किस तरह से चोट ना पहुंचे जिस समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो, इसलिए बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है, और चूंकि ये डबल स्टोरी नहीं है, सिंगल स्टोरी है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा इसका ध्वस्तीकरण करने को लेकर के। जी चलिए, आप बने रहिए दिनेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है मोहम्मद गुलाम, जिसके घर पर बुलडोजर पहुंचा है और कार्रवाई आप लगातार देख सकते हैं। बुलडोजर के जरिए इस मकान को तोड़ा जा रहा है। शूटर गैंग पर बुलडोजर का प्रहार है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये 3 आरोपी और रहे जिनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की गई। फिलहाल पुलिस की कई टीमें मोहम्मद गुलाम समेत 5 शूटरों की तलाश जो है वो कर रही हैं। वहीं 5 लाख के नामी शूटर गुड्डू मुस्लिम को शरण देने वाली 2 महिलाओं को भी एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर हर नेक्सस को तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इस बीच पीडीए यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। शूटर गुलाम के घर को जमींदोज किया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई। और देखिए, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो मकान है वो अवैध तरीके से बनाया गया, बिना नक्शा पास कराए से बनाया गया। शूटर गुलाम का घर ध्वस्त किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर और इस सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शूटर गुलाम के घर पर पहुंची है टीम। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतीक के गुर्गों पर बुलडोजर गरज रहा है। लगातार देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के गुर्गे गुलाम के घर पर बुलडोजर चल रहा है। सोमवार को आज फिर से प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन। हालांकि देखिए, गुलाम मोहम्मद इस हत्याकांड के बाद से फरार है और उसकी तलाशी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। हमारे साथ सहयोगी शेखर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। शेखर, लगातार बुलडोजर कार्रवाई की बात की जाती है और खासकर उत्तर प्रदेश में जो भी आरोपी हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इस बीच शूटर गुलाम के घर को भी ध्वस्त किया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है और प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में जो गुलाम मोहम्मद है उसके घर पर इस समय बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। करीब 3,500 स्क्वायर फीट में ये मकान, दुकान सब बनी हुई हैं, जिसको तोड़ने का काम चल रहा है। इसके साथ में एक महिला भी थी जिसका बताया जा रहा है कि कई लोगों से संबंध रहा है जो अंडरवर्ल्ड के हैं। इस तरीके की चीज़ भी सामने आ रही है। फ़िलहाल जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में इन्वॉल्व कई लोगों के घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, कई लोग वांछित हैं, उसी क्रम में जो गुलाम मोहम्मद है उसके घर पर ये बुलडोज़र चल रहा है।
बताया जा रहा है कि इसने जो इसके मकान का नक्शा है वो नहीं पास था, अवैध तरीके से ये पूरा कंस्ट्रक्शन कराया गया था और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अतीक के साथ में जुड़े हैं, उन्होंने किसी तरीके का कोई नक्शा नहीं पास कराया है, लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया है और उसके बाद अपने दबाव या रसूख के चलते ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया है, जिस पर अब सरकार की और प्राधिकरण की निगाहें टेढ़ी हुई हैं और एक एक कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चारुण, शेखर, सबसे अहम चीज़ है कि देखिए जिस तरह हम ये मामला देख रहे हैं इसमें आपने देखा कि जो गुलाम है, शूटर गुलाम, उसके भाई की ओर से ये साफ तौर पर कहा कि जो गुलाम ने कार्य किए हैं उसकी वजह से पूरी परिवार को सजा भुगतनी पड़ रही है और अगर ऐसे में उसका एनकाउंटर भी हो जाता है तो परिवार शव लेने नहीं आएगा। ये परिवार का स्टैंड है। लेकिन इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि इस कार्रवाई पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर घर क्यों गिराए जा रहे हैं इस तरह के आरोपियों के, क्योंकि अब तक 3 आरोपियों के घर जमींदोज किए जा चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि परिवार अपनी तरफ से जो उसकी मिल्कियत है या जो लोग हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि जब कोई क्रिमिनल होकर के निकलता है या वो अपराध की जराइम की दुनिया में कदम रखता है तो यही परिवार वाले होते हैं जो उसके पैसे पर ऐश कर रहे होते हैं और जब वो मंजिल कब्जा हो रहा होता है, ज़मीन पर मकान बन रहा होता है, 2 मंजिला 3 मंजिला, उन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं और उसके बाद जब इस तरीके की सरकार की तरफ से कार्रवाई होती है तो परिवार बहुत ही मासूम बन करके खड़ा हो जाता है। हकीकत यह है कि अगर इस तरीके की गतिविधियों में लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसका तरीका है, आप उनसे नाता तोड़ सकते हैं, अखबार में उसका इश्तिहार दिया जाता है, आप जा करके तहसील में उस चीज़ को ज्ञापित कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके ज़रिए आप उस व्यक्ति से नाता रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अब बच्चों को सामने ला करके, महिलाओं को सामने ला करके इस तरीके की मासूमियत दिखा करके अपराध पर, गुनहगार पर, गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश होती है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, जो उसके अच्छे समय पर साथ देते हैं, लेकिन फिर जब पुलिस की कार्रवाई होती है या एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कार्रवाई करता है, कानून का शिकंजा कसता है, तो परिवार या महिलाओं को, बच्चों को आगे कर दिया जाता है और खुद को बचाने का एक प्रयास होता है। हकीकत यही है कि इस तरीके की जो भी लोग हैं, जिस तरीके से कानून को तोड़ते हैं, लंबे समय तक उनकी अपराधी गतिविधियां रहती हैं, हिस्ट्री शीट खुली होती है, सबको सब पता होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो उससे अपना नाता रिश्ता तोड़ रहा हो या पुलिस में जाकर के कंप्लेंट कर दे या उसके बाद अपनी रिहाइश को अलग कर ले। ऐसा नहीं है कि गुलाम मोहम्मद के परिवार वाले जो हैं अगर उसी बिल्डिंग में रहते थे तो ये उनकी सोच थी। अगर कोई व्यक्ति अलग रहता होगा, कोई नाते रिश्तेदार होंगे जो अलग मकान में रहते होंगे, तो उन सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। ये सब उसके पैसे पर ऐश करते रहे हैं, जो लोगों को दुख तकलीफ देता रहा है, अपराध करता रहा है, और अब जब कार्रवाई हो रही है तो जाहिर सी बात है ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत से जुड़ी बड़ी खबर है। महापंचायत के लिए लाखों किसानों ने दिल्ली कूच किया है। रामलीला मैदान में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। बड़ी खबर, रामलीला मैदान में महापंचायत किसानों की ओर से बुलाई गई है और ऐसे में भारी मात्रा में किसान जो हैं वो पहुंच रहे हैं। भारी पुलिस बल भी देखिए तैनात किया गया है। हमारे साथ सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, इस वक्त रामलीला मैदान पर आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं वहां पर? किस तरह से किसान जो हैं वो लगातार जुट रहे हैं? आज रामलीला मैदान में तमाम अगर किसानों की बात करें, देश के अलग अलग हिस्से से जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस पूरे मोर्चे को आज बुलाया गया है। ये जो पूरी महापंचायत है वो रामलीला मैदान में चल रही है। किसानों की मांग ये है कि सरकार ने जिस तरीके से तमाम जो उनसे वादे किए थे, खास करके जब ये पूरा किसान आंदोलन जो कि 1 साल तक तमाम दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठ करके अपनी मांगों को मनवाने की सरकार से कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में इस पूरे आंदोलन की दिशा को
तो ज्यादा पड़ा और प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी तक मांगी और उसके बाद से फिर से जो उनकी मांग यही है एमएसपी को लेकर के वो यहाँ पर की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा दूं कि देश भर के जो किसान हैं वो यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस रामलीला मैदान में ये दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले दिसंबर में किसानों ने एक जो महापंचायत है वो बुलाई थी और उसके बाद अब ये मार्च में इस महापंचायत को बुलाया गया है और आज के इस महापंचायत में अलग अलग राज्यों के, चाहे वो हम साउथ की बात करें, सबसे ज्यादा जो किसान हैं वो कर्नाटक से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पंजाब से पहुंचे हुए हैं, हरियाणा से पहुंचे हुए हैं। तमाम किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी अलग मांगे हैं। आप कहाँ से आए हैं? इस बार क्या डिमांड है आपकी, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था और आज फिर से महापंचायत आप लोगों ने बुलाई है? बिल्कुल, तो देखिए सहयोगी गौरव मौजूद हैं रामलीला मैदान पर, किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। सबसे अहम चीज़ है कि देखिए जो 3 कृषि कानून आए थे उनके निरस्त होने के बाद, उन्हें वापस लेने के बाद किसानों की कई तरह की मांगें थी जिन्हें लेकर वो पहुंचे हैं जंतर मंतर पर और खासकर एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, ये मांगे हैं किसानों की और ये दबाव वो बनाना चाहते हैं केंद्र सरकार पर और इसकी मांगे जो है वो लगातार की जाती रही थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, के कविता से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। के कविता का दोबारा ईडी से सामना हुआ है। शराब घोटाले को लेकर देखिए सवाल जवाब किए जा रहे हैं के कविता से। शराब घोटाले के आरोप लगे हैं। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का गंभीर आरोप जो है वो के कविता पर लगा है। के कविता से 11 मार्च को ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी ने कविता से करीब 9 घंटे सवाल जवाब किए थे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बीआरएस नेता के कविता से ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है। अब से पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी जिसमें लगभग 9 घंटे ईडी के सवालों का सामना किया था के कविता ने। सहयोगी अली शरण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, एक बार फिर से ईडी के सामने पेश हुई हैं के कविता और सवालों का सिलसिला जो है, सवाल जवाब लगातार चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल चारुल, एक बार पहले भी उनको बुलाया गया था 11 मार्च में, जब 9 घंटे पूछताछ की गई। फिर उनको 16 मार्च में एक बार सम्मन जारी किया गया था जिसमें वो नहीं आई और उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई, एक एप्लीकेशन लगाई जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि अवैध रूप से मुझे परेशान किया जा रहा है ईडी द्वारा। लेकिन ईडी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को नकारते हुए उनके इस एप्लीकेशन पर 22 मार्च को सुनवाई के लिए बात कही। लेकिन इससे पहले उनको आज ईडी मुख्यालय में पेश हुई हैं वो और उनसे पूछताछ जारी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी इसी ईडी मुख्यालय में रखा हुआ है जहां उनसे रिमांड पर वो मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि आमने सामने बिठा कर की बात चल रही है। क्योंकि के कविता का जो रोल है वो इस पूरे मामले में 100 करोड़ की रिश्वत को लेकर निकल के आ रहा है, क्योंकि दिनेश अरोरा को उन्होंने उनके माध्यम से 100 करोड़ रुपये दिए गए और विजय नायर, ये 2 बड़े ऐसे शराब के व्यापारी हैं साउथ के जिनका इस पूरे मामले से बड़ा कनेक्शन है। तीसरा एक बड़ी भूमिका है इस पूरे मामले में अरुण पिल्लई की। तो अरुण पिल्लई और दिनेश अरोरा, इसके अलावा के कविता, इन तीनों का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है इसको लेकर के पूछताछ जारी है। अंदर मैं कहूँगा अपने सहयोगी से वो तस्वीरों में दिखाएं, ये मुख्यालय में अंदर पूछताछ चल रही है। परिवर्तन निर्देशालय भवन में अंदर की ओर पूछताछ जारी है। यहाँ पर इससे पहले मनीष सिसोदिया को भी रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा पूरा मामला है, करोड़ों का मामला है। इसी के चलते पूछताछ जारी है। ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले भी 9 घंटे जब पूछताछ की गई थी तो उसमें जो तथ्य निकल के आए थे, जो उन्होंने बयान दिए थे, उसका एक बार फिर दोबारा से पूछताछ की जा रही है कि जो आपने बयान दिए थे उसको ईडी ने जब वेरीफाई किया तो कितने सही निकले। क्योंकि बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो उन्होंने पहले 9 घंटे की पूछताछ में जो सवालों के जवाब दिए थे वो सही नहीं पाए गए थे और इसीलिए उनको 16 मार्च में बुलाया गया था। लेकिन 16 मार्च में उन्होंने बीमारी का हवाला
हवाला दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और ये कहा था कि महिला होने के नाते ईडी कार्यालय उनको ना बुलाया जाए, बल्कि ईडी के अधिकारी खुद उनके पास आकर के सवालों के जवाब ले लें। लेकिन चलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस पूछताछ में क्या निकलता है और उसके बाद ईडी क्या एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया अली इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर अमृतपाल की गिरफ्तारी के करीब पहुंच चुकी है फिलहाल पुलिस। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है। चाचा का पासपोर्ट भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अमृतपाल की तलाश में कई राज्य में छापेमारी की जा रही है। पंजाब में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कल दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगी सेवाएं। फिलहाल तनावपूर्ण माहौल के कारण यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि पुलिस फिलहाल अमृतपाल के करीब पहुंच चुकी है। कल दोपहर 12 बजे तक देखिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तनावपूर्ण माहौल ना बने इसके लिए यह फैसला लिया गया है इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के लिए। लेकिन पुलिस का दावा है कि अमृतपाल कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। फिलहाल अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने देखिए सरेंडर कर दिया है। चाचा के पासपोर्ट को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अमृतपाल की तलाश में कई राज्य में छापेमारी की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जापान के बीच द्विपक्षीय वार्ता लगातार जारी है। कई अहम समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद है। जापान के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। सुबह वो दिल्ली पहुंचे जहां पर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद वो हैदराबाद हाउस गए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मौजूद रहे। कई अहम समझौते पर यहां पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। कई मायनों में भारत और जापान के बीच ये मुलाकात जो है बेहद अहम है। ये भारत जापान रिश्तों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत है। द्विपक्षीय वार्ता जो है वो चल रही है और कई मायनों में ये जो मुलाकात है वो अहम है। कई अहम मुद्दों पर यहां पर देखिए हस्ताक्षर भी होनी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।